विवेक, ये देख। निखिल ने विवेक को चांदनी के फोन में कुछ दिखाया और वो देखकर विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? विवेक ने बहुत हैरान होकर कहा। तो निखिल बोला, भाई मैं भी सोच रहा हूँ, ये सब चांदनी के फोन में कैसे? इसमें तो कोई और था, तू कहाँ से आ गया? विवेक तुरंत चांदनी का फोन चेक करने लगा और उसकी कॉल लिस्ट में एक नंबर था जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानता था। और फिर वो गुस्से से बोला, नैना, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। निखिल ने सवाल करते हुए पूछा, नैना? तो विवेक बोला, हाँ निखिल, ये उसी का नंबर है। नैना ने चांदनी को कॉल किया था, लेकिन क्यों और कब? निखिल ने फिर सवाल किया। तो विवेक ने डेट देखी और वो कुछ सोचने लगा। यह कॉल तो उसी दिन का है। इसका मतलब चांदनी को लगा ये मैं हूँ, इसलिए उसने मेरा प्यार। विवेक ने धीरे से कहा। तो निखिल बोला, विवेक क्या हुआ, क्या मतलब है तेरा? मतलब यही है निखिल। विवेक ने इतना ही कहा कि उनका डोर नॉक हुआ और उसी से चांदनी की भी नींद खुली। तभी निखिल कमरे में आया तो सर्वेंट बोला, सर ये बैग। और उसने वो बैग निखिल के हाथ में थमाया और फिर बोला, डिनर रेडी है, आप सब आ जाइए। उसकी बात पर निखिल ने हाँ कहा और सर्वेंट चला गया। इस बैग में चांदनी के लिए कपड़े थे जो विवेक ने ही अरेंज किए थे। चांदनी को जगा हुआ देख निखिल उसके पास गया और आराम से बोला, तुम ठीक हो? उसकी बात पर चांदनी ने हाँ कहा। फिर उसने अपने सामने से आते विवेक को देखा और अपनी नजरें फेर लीं। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं, निखिल ने कहा और चांदनी के पास वो बैग रखा और फिर विवेक के साथ नीचे आ गया। कुछ देर में चांदनी फ्रेश होकर आई और सब डिनर करने लगे। विवेक और निखिल दोनों की नज़र चांदनी पर थी, जो बिना उन्हें देखे अपनी पलकें झुकाए बैठी थी। डिनर के बाद चांदनी अपने रूम में आ गई तो विवेक और निखिल किसी दूसरे रूम में आए। विवेक गुस्से से बोला, ये नैना, इसे जरा भी अंदाजा नहीं है उसने क्या किया है। निखिल भी गुस्सा होते हुए बोला, यार ये लड़की ऐसा कुछ करेगी, मैंने भी नहीं सोचा था। इसका मतलब चांदनी को लगा ये तू है और इसी वजह से तो उसने तेरे साथ ऐसा किया। निखिल की बात पर विवेक ने हाँ कहा। विवेक और निखिल दोनों उसी दिन की बात कर रहे हैं जब विवेक ने चांदनी से अपने प्यार का इजहार किया था। उसी दिन शाम को चांदनी के फोन में किसी अनजान नंबर से एक नोटिफिकेशन और फिर कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं, नैना का ही था और उसी ने चांदनी को कुछ पिक्चर्स भेजी थी जिन्हें देख चांदनी बहुत हैरान थी। ये और किसी की नहीं, नैना और रॉकी की पिक्चर्स थी जिनमें वो फिजिकल हो रहे थे, लेकिन अब इन पिक्चर्स में कुछ बदल चुका था। रॉकी के चेहरे की जगह अब उन पिक्चर्स में विवेक का चेहरा था और जाहिर सी बात है कि चांदनी ने जब ये देखा होगा तो उसे भी बहुत बड़ा शौक लगा होगा। उसने यही माना होगा कि विवेक उसे धोखा दे रहा है और यही सोचकर उसने विवेक का दिल तोड़ा, उसका प्यार ठुकरा दिया। लेकिन उस दिन नैना का कॉल भी आया था और उसने चांदनी से कुछ कहा था। ये बात विवेक और निखिल नहीं जानते, वो तो चांदनी ही बता सकती है नैना ने उसे कॉल पर आखिर क्या कहा था। विवेक को अब नैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्से से बोला, ये नैना हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? उसकी वजह से इतना कुछ हो गया। मैंने चांदनी पर शक किया, वो घर छोड़कर चली गई और अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो उस दिन न जाने क्या हो जाता। विवेक फौरन उसे कॉल करने लगा कि निखिल ने उसे रोका। विवेक, मुझे लगता है पहले तुझे चांदनी से बात करनी चाहिए। निखिल की बात पर विवेक बोला, मैं उससे क्या बात करूं निखिल? जो हुआ है उसकी वजह से मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पा रहा हूँ। वो मुझसे नाराज़ है और होना भी चाहिए, लेकिन अब मैं उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता। उसे कुछ वक्त देना चाहता हूँ ताकि वो सब समझ सके, मुझे समझ सके। विवेक फिकर से बोला, अभी नैना की वजह से ही चांदनी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई कि ये सब हो गया। इतना बोलकर विवेक अपने माथे पर अपनी उंगलियां रगड़ने लगा। निखिल विवेक को देखकर समझ रहा है इस वक्त वो कितना फ्रस्ट्रेट, थका हुआ और परेशान है। यह सब सिचुएशन नैना की वजह से क्रिएट हुई। उसने बस विवेक से बदला लेने के लिए चांदनी को टारगेट किया और उसकी वजह से विवेक चांदनी दोनों में इतनी गलतफहमी पैदा हो गई। विवेक कुछ और कहे बिना अपने कमरे में चला गया तो निखिल भी दूसरे रूम में चला गया। विवेक कमरे में आया तो देखा चांदनी सोफे पर सो रही थी। उसे देख विवेक चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया क्योंकि वो अब चांदनी को और परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन आज सुबह चांदनी की नींद खुली और उसने सामने बेड पर लेटे विवेक को देखा, जो अपनी खुली आंखों से सीलिंग को घूर रहा था क्योंकि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। चांदनी उठकर बाथरूम में चली गई
और उसकी पायल की छमछम से विवेक ने उस तरफ देखा तो उसे चांदनी बाथरूम में जाती हुई दिखी। चांदनी बाहर आई तो विवेक उसके सामने आया और बोला, आज हमें घर जाना है, क्या तुम चलोगी? उसकी बात पर चांदनी ने कुछ नहीं कहा तो विवेक फिर बोला, ठीक है, अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। विवेक इतना बोलकर बाथरूम चला गया और चांदनी सोचने लगी, अब वो क्या करे? अगर वो अकेले यहाँ रहेगी तो कल जैसे विकास जी समझ गए थे कि उसके और विवेक के बीच में कुछ दिक्कत है, अब बाकी सब भी सवाल ना करें। इसलिए चांदनी ने फैसला किया कि उसका बिला जाना ही सही रहेगा। विवेक फ्रेश होकर नीचे पहुंचा तो देखा चांदनी और निखिल दोनों हॉल में बैठे थे। वो समझ गया चांदनी भी घर जा रही है और फिर वो तीनों बिला के लिए निकल गए। बिला में विकास जी और सतीश ऑफिस जा चुके थे और हाल में गायत्री जी और माधुरी कुछ बातें कर रही हैं तो बिहान काव्यांश को गोदी में लेकर झूला झूला रहा है। माही भी कल शाम को घर वापस चली गई थी। वो सब अपनी मस्ती में थे कि विवेक, निखिल और चांदनी बिला पहुंचे और उन्हें देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विवेक बिना कुछ कहे अपने रूम में चला गया और निखिल सबके साथ बैठ गया। चांदनी ने तुरंत गायत्री जी के पैर छुए तो गायत्री जी ने बड़े प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो बेटा? चांदनी ये देखकर थोड़ा हैरान जरूर थी कि गायत्री जी उससे इतना प्यार से क्यों बात कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ मॉम। माधुरी छूटते ही बोली, क्या बात है, मेरी भोली देवरानी अपना बर्थडे कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट कर रही थी। चांदनी कुछ कहती कि बिहान बोला, लगता है भाभी को उनके बर्थडे पर कोई स्पेशल गिफ्ट मिला है। बिहान की बात सुनकर चांदनी का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल चांदनी ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुरा दी। सामने बैठा निखिल चांदनी को ही देख रहा था और बस ये सोच रहा है कि कैसे चांदनी इतना सब कुछ होने के बावजूद नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है। चांदनी ने अपना हाथ साफ किए और जाकर काव्यांश को गोद में लिया, फिर प्यार से बोली, मेरे लड्डू ने मुझे मिस किया, और काव्यांश की नाक पर किस की तो उसने अपने हाथ पैर चलाए। चांदनी की बात पर माधुरी बोली, लड्डू ने तो तुम्हें याद किया ही किया, लेकिन शायद उसकी चाची उसे भूल गई, तभी तो बिना बताए घूमने निकल गई। माधुरी ने चांदनी को छेड़ते हुए कहा तो चांदनी बस मुस्कुराने लगी। निखिल ने एक नज़र फिर चांदनी को देखा और स्टडी चला गया, क्योंकि वो अब चांदनी की यह नकली हंसी और दिखावा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक अपने कमरे में पहुंचा कि उसकी नज़र टेबल पर रखे उस खिलौने पर पड़ी। उसने खुद से कहा, ये तो टूट गया था, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है यहाँ किसी ने उसे ठीक कर दिया होगा। टूटने की वजह से उसमें एक निशान बन गया था। तो विवेक उसे हाथ में उठाकर देखने लगा और उसमें नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे माई लवली सिस्टर। वो देखकर विवेक ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसे वापस रख दिया। अब एक बार फिर विवेक को अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वो फौरन बालकनी चला गया और उसने जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारा और गुस्से से बोला, नैना, ये तुमने ठीक नहीं किया। विवेक ने फौरन नैना को कॉल किया और उसका कॉल आता देख नैना समझ गई कि विवेक को उन पिक्चर्स के बारे में पता चल चुका है। नैना ने फ़ोन उठाया और इतराते हुए कहा, हे विवेक, हाउ आर यू? व्हाट द हेल आर यू डूइंग दिस? विवेक ने गुस्से से कहा तो नैना हंसते हुए बोली, ओह कम ऑन विवेक, ये तुम्हारा ही खेल था जिसे अब मैं उसके अंजाम तक लेकर जाऊंगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस नैना, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा तो नैना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है तुम्हारी वाइफ को तुम पर भरोसा नहीं है, उसने भी यही मान लिया ना कि वो तुम हो। नैना, विवेक ने गुस्से से कहा कि उसके पहले नैना बोली, तुमने मुझे ठुकराकर उस चांदनी को चुना और अब देखना मैं कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती हूँ। नैना की बात सुनकर विवेक ने गुस्से से कहा, आई एम वार्निंग यू, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। विवेक की बात पर नैना ताना कसते हुए बोली, वो तो भक्ति बताएगा कौन क्या पे करेगा। तो विवेक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तुमने सही नहीं किया और अब ये खेल मैं ख़त्म करूँगा। इतना बोलकर विवेक ने फ़ोन कट किया और गुस्से से अपना हाथ किसी बॉल पर मारा। इधर नैना अपने सामने बैठी जानवी जी को देखते हुए बोली, लगता है मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है मॉम। नैना की बात पर जानवी जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। दिन के वक्त स्टडी में विवेक और निखिल दोनों स्टडी में हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जहाँ निखिल चांदनी को लेकर परेशान है तो वहीं विवेक ये सोच रहा है कि अब वो चांदनी को कैसे समझाएगा। निखिल जो हमेशा इतना मस्ती मजाक के मूड में रहता है, वो आज बहुत सीरियस है, जिसे देख विवेक उसकी हालत भी अच्छे से समझ रहा है।
विवेक, निखिल दोनों ने एक साथ एक दूसरे का नाम पुकारा और इसी बात पर दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। तभी निखिल बोला, विवेक तूने क्या सोचा है? अब आगे क्या करना है? उसकी बात पर विवेक ने थकी हुई आवाज से कहा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे पहले मुझे चांदनी के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। उसे बताना है वो मैं नहीं था, बाकी उसकी मर्जी। तुझे लगता है वो इस बात को मानेगी? निखिल की बात पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ रहा था कि अब चांदनी उसकी बात का भरोसा नहीं करेगी। दोनों कुछ देर यूं ही खामोश रहे और फिर अपना काम करने लगे, या यह कहें कोशिश करने लगे। लेकिन अब तक दोनों में से किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नैना के पास चांदनी का नंबर कहाँ से आया, और उसने ठीक उसी समय चांदनी को पिक्चर्स क्यों भेजी जब वो विवेक से मिलने जाने वाली थी। दूसरी तरफ चांदनी और विहान माधुरी के साथ उसके कमरे में है और काव्यांश के साथ खेल रहे हैं। माधुरी चांदनी को छेड़ते हुए बोली, तो बताओ तुम दोनों कहाँ घूमने गए थे? यह सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या कहे, वो कहाँ गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, भाभी हम ऐसे ही घूमने गए थे, फिर देर हो गई थी तो फार्म हाउस चले गए। चांदनी की बात पर माधुरी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अगले दिन बताना तो था। पता है डैड कितना नाराज हो गए थे। माफ करना भाभी, मैं अब से ध्यान रखूंगी, चांदनी ने कहा तो माधुरी मुस्कुराई। तभी बिहान का एक कॉल आया तो वो बाहर जाकर बात करने लगा। चांदनी, माधुरी ने उसका नाम पुकारा तो चांदनी उसकी तरफ देखने लगी तो माधुरी बोली, तुम देवर जी के साथ खुश हो? माधुरी के ऐसे सवाल पर चांदनी बोली, ये कैसा सवाल है भाभी? तो माधुरी ने उसे प्यार से कहा, बस यूं ही पूछा, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन देवर जी कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे और उससे पहले भी वो बिना बताए चले गए थे। कभी कभी मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र होती है। माधुरी फिर बोली, चांदनी रिश्ता निभाना आसान नहीं है, जब दोनों का साथ हो तभी आगे बढ़ता है, वरना वो सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। माधुरी की बात सुनकर चांदनी एकटक उसे देख रही थी तो माधुरी बोली, क्या हुआ? चांदनी बिना कुछ कहे झट से उसके गले लग गई और वो रोने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर आराम से कहा, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। माधुरी ने प्यार से चांदनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छी बात है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे और देवर जी के बीच हमेशा सब ठीक हो। ये सुनकर चांदनी की आंखें छलक गईं, लेकिन उससे तुरंत आंसू पहुंचे और मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। भाभी अब आप आराम करो। चांदनी की बात पर माधुरी मुस्कुराई और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। चांदनी वहां से जाने लगी कि काव्यांश के रोने की आवाज आई तो चांदनी बोली, भाभी आप आराम करो, लड्डू को मैं देखती हूँ। और चांदनी बच्चे के साथ अपने कमरे में आ गई। चांदनी काव्यांश को कुछ गुनगुनाते हुए घुमा घुमाकर चुप कराने लगी और काव्यांश भी चांदनी के प्यार दुलार से जल्दी ही शांत भी हो गया। चांदनी ने बैठ के आसपास सब कुशल लगाए और काव्यांश को वहां लिटा दिया और उसके बगल में आ गई। चांदनी उससे कुछ बातें करने लगी, फिर उसे भजन सुनाने लगी और कुछ ही पलों में वो सो भी गया। उसे सुलाते हुए चांदनी भी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम के वक्त विवेक कमरे में आया तो देखा चांदनी और काव्यांश बड़े प्यार से सोए थे और उन्हें देखकर विवेक भी वहीं बेड पर बैठ गया। वो कभी चांदनी को देखे तो कभी काव्यांश को, और ऐसा करने में उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। तभी विवेक ने देखा काव्यांश उठ गया है और वो रोने ही वाला था कि विवेक ने तुरंत उसे उठाया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसे पकड़े कैसे। फिर भी विवेक उसे गोदी में संभालने की कोशिश करने लगा। अब काव्यांश अचानक रोने लगा तो विवेक और ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चांदनी की नींद खराब हो। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ से अब वो उठ चुकी थी। चांदनी जल्दी से उठकर विवेक के पास गई और उसने फौरन ही काव्यांश को अपने पास लिया और चुप कराने लगी। कुछ ही पलों में वो चुप भी हो गया तो चांदनी फिर उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, लड्डू को भूख लगी है, मम्मा पास चलें? चांदनी की बात पर बच्चे ने आवाज की तो चांदनी हंसने लगी। विवेक तो तब से मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था, तो वो भी खुशी से चांदनी के पास गया उन्हें गले लगाने के लिए। विवेक ने अपने हाथ फैलाए कि उसने चांदनी को देखा और अगले ही पल अपने हाथ नीचे किए, फिर चुपचाप बालकनी में चला गया। चांदनी बस उसे जाते हुए देखती रही और कहीं ना कहीं समझ गई कि विवेक क्या करना चाहता था। चांदनी उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना काव्यांश को लेकर माधुरी के कमरे में चली गई। डिनर के वक्त सब खाने के लिए आए। विकास जी विवेक और चांदनी को देखकर बहुत खुश हैं। चांदनी भी दिखावे के लिए ही सही,
मुस्कुरा तो रही है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि वो सबके साथ यहाँ खुश रहती है। माधुरी को आज थोड़ी थकान हो रही थी, इसलिए वो डिनर के लिए नहीं आई। तो विकास जी ने सतीश से पूछा, बेटा माधुरी खाने पर नहीं आई? डैड, वो थोड़ा थक गई है, बट डोंट वरी, मम वहीं है, सतीश ने कहा। तो विकास जी मुस्कुराए। सब अपने खाने में लगे थे, तो वहीं विवेक की नजरें चांदनी पर थीं, जो वो भी महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी वो बिना विवेक को देखे बस अपने काम में लगी थी। डिनर के बाद चांदनी माधुरी के पास उसका हालचाल पूछने गई और काफी देर तक वहीं रही। फिर जब सतीश वहां आया तो वो अपने कमरे में वापस आ गई और उसने देखा विवेक अभी भी बालकनी में ही था। चांदनी जल्दी से फ्रेश हुई, फिर उसने एक नज़र बालकनी में खड़े विवेक को देखा और खुद भी वहीं चली गई। विवेक ने गर्दन घुमाकर देखा तो चांदनी उसकी बगल में खड़ी थी और बिना उसे देखे बोली, क्या आपको कुछ बात करनी है? चांदनी की बात पर विवेक ने पहले तो हैरानी से उसे देखा, क्योंकि वो विवेक के मन की बात समझ गई थी कि वो चांदनी से बात करना चाहता था। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया तो चांदनी बोली, कहिए, आपको क्या बात करनी है? क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? विवेक ने पूछा तो चांदनी ने कहा, मेरे नाराज होने या ना होने से फर्क ही क्या पड़ता है? आपने जो कह दिया और जो कुछ भी हुआ वो तो नहीं बदलेगा ना। विवेक ने एक नज़र चांदनी को देखा और फिर बोला, तुमने उस दिन फार्म हाउस में डैड से झूठ क्यों बोला? उसकी बात पर चांदनी बोली, तो आप क्या चाहते थे? मुझे डैड के सामने सच बोलना चाहिए था। कैसा लगता उन्हें जब ये बात पता चलती कि उनका बेटा उनकी बहू पर सवाल उठा रहा था और हम किन हालातों में फार्म हाउस गए थे। विवेक कुछ कहता कि चांदनी ही बोली, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो या फिर हमारे बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं पापा को या फिर घर में किसी को भी हमारी वजह से दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे उस वक्त वही करना सही लगा। विवेक ने हाँ कहा और बोला, लिसन, जो कुछ भी हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। चांदनी ने हमें अपना सिर हिलाया तो विवेक बोला, क्या मैं कुछ पूछूं? तो चांदनी ने हाँ कहा। तो वो बोला, तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने बिल्कुल नहीं सोचा मुझे कितना हर्ट हुआ होगा? विवेक की बात सुनकर चांदनी ने उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे के भाव बदल चुके थे, और चांदनी समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो हिचकते हुए बोली, देखिए, मुझे नहीं लगता इस बारे में बात करना सही है। चांदी की बात पर विवेक ने तुरंत कहा, क्यों, क्या मेरा कोई हक नहीं है जानने का कि क्यों तुमने मेरा प्यार? फिर कुछ पल रुककर बोला, हो सकता है तुम्हारे ऐसा करने पर ही मैं तुम पर शक करने को मजबूर हुआ होऊंगा। क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया? विवेक की बात सुनकर चांदनी समझ गई कि उसका शिवेन और चांदनी के रिश्ते पर शक करना कहीं ना कहीं चांदनी की वजह से ही हुआ था। अगर उस दिन चांदनी भी अपने प्यार का इजहार करती तो शायद ये सब होता ही नहीं। जब चांदनी ने कुछ नहीं कहा तो विवेक बोला, क्या तुम मुझे इसका जवाब नहीं दोगी? यह सुनकर चांदनी अभी खामोश थी, क्योंकि वो कारण तो जानती है, लेकिन अब वो क्या ही बोलती, नैना के बारे में या उन पिक्चर्स के बारे में। तभी विवेक ने अपनी पॉकेट से चांदनी का फोन निकाला और उसके हाथ में थमाया। वो देखकर चांदनी बहुत हैरान हुई, फिर बोली, मेरा फोन आपके पास कहाँ से आया? यह मुझे बेड के नीचे गिरा हुआ मिला था, और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फोन वहां पहुंचा कैसे? विवेक ने सवाल करते हुए कहा तो चांदनी थोड़ा हिचकिचाने लगी कि अब वो क्या बोले। बताओ मुझे, तुम्हारा फोन वहां कैसे पहुंचा? विवेक ने थोड़ा तेज आवाज में बोला तो चांदनी डरते हुए धीरे से बोली, शायद गलती से गिर गया होगा। गलती से गिरा या तुमने जानबूझकर किया? क्या तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहती थी? विवेक ने कहा तो चांदनी हड़बड़ाने लगी और बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाने लगी? क्या सच में ऐसा था? विवेक की बात पर चांदनी ने हाँ कहा तो विवेक थोड़ा गुस्से से बोला, इसका मतलब मुझे ही बताना होगा। चांदनी हैरान हो गई ये सोचकर कि विवेक अब क्या बताने वाला है। क्या तुम्हें नैना का कॉल आया था? विवेक ने पूछा तो चांदनी ने नासमझी से कहा, कौन नैना? चांदनी की बात सुनकर विवेक गुस्से से बोला, वही नैना जिसकी पिक्चर्स तुमने देखी। विवेक की बात सुनकर चांदनी के कान खड़े हो गए और वो फिर बहाना बनाते हुए बोली, आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सब कुछ जानकर भी तुम कितनी भोली बन रही हो ना। आखिर क्यों छुपा रही हो, जबकि तुम जानती हो मुझे सब पता है। विवेक ने गुस्से से कहा तो चांदनी खामोश हो गई। विवेक ने आराम से समझाते हुए कहा, देखो, वो पिक्चर सही नहीं है, जो लड़का नैना के साथ है वो। विवेक ने इतना ही कहा कि चांदनी उसकी बात काटते हुए बोली, वो आप नहीं हो। चांदनी की बात पर विवेक बहुत हैरान हो गया,
क्योंकि उसे लगा नहीं था कि चांदनी ऐसा कुछ कहेगी। उसने शॉक्ड होकर कहा, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो मैं नहीं हूँ? हाँ, मुझे पता है वो आप नहीं हो। उस लड़के का नाम रॉकी है। चांदनी की बात पर विवेक हैरानी से उसे देखने लगा। चांदनी ने फिर कहा, जब मैं माही के शो में गई थी तब मैं नैना से मिली थी और तभी मैंने पहली बार रॉकी को देखा था। उसके हाथ में एक टैटू बना हुआ था और जो पिक्चर्स नैना ने भेजी थी उसमें भी उस लड़के के हाथ में बिल्कुल वैसा ही टैटू था। मैं समझ गई थी कि वो आप नहीं हो, क्योंकि आपके हाथ में टैटू नहीं है। चांदनी की आवाज़ सुनकर विवेक को कितना सुकून मिला वो बता नहीं सकता था। विवेक ने राहत की सांस ली और खुशी से बोला, तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारी बात से मेरे दिल का कितना बड़ा बोझ उतर गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे समझाऊंगा कि वो मैं नहीं हूँ। चांदनी विवेक की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मुझे इतना तो विश्वास है आप पर। चांदनी की बात सीधा विवेक के दिल तक पहुंची और उसका मन हुआ कि वो झट से उसे गले लगा ले, लेकिन वो रुक गया यह सोचकर कि चांदनी को बुरा न लगे। फिर अचानक विवेक के दिमाग में एक बात आई और वो बोला, जब तुम जानती थी वो मैं नहीं हूँ तो तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विवेक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि चांदनी उन पिक्चर्स को देखकर भी उसका विश्वास करेगी, लेकिन जब चांदनी ने कहा उसे विवेक पर भरोसा है, यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। लेकिन अब उसके मन में यह सवाल है कि सब कुछ जानकर भी चांदनी क्या छुपा रही है। चांदनी बताओ मुझे, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? विवेक की बात पर पहले तो चांदनी ने नामे सिर हिलाया, लेकिन जब विवेक ने नाराज होते हुए कहा तो चांदनी ने उसे बता दिया। जिस दिन चांदनी विवेक से मिलने जाने वाली थी कि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। चांदनी खुशी से अपना फ़ोन देखने लगी, क्योंकि उसने यही सोचा कि ये विवेक ने ही किया होगा। लेकिन उसके पास किसी अनजान नंबर से कुछ पिक्चर्स आई थी। पहले तो चांदनी उन्हें देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन वो तुरंत ही पहचान गई कि उन पिक्चर्स में कुछ तो गलत है और वो समझ गई उन पिक्स में मौजूद लड़का विवेक नहीं था। वो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि किसने किया होगा और कुछ समझ पाती कि उसके पास उसी नंबर से एक कॉल आया। हेलो, चांदनी ने धीरे से कहा तो दूसरी तरफ से किसी ने गुस्से से कहा, पहचाना मुझे? चांदनी कुछ बोलती कि दूसरी तरफ से किसी ने फिर कहा, मैं वही हूँ जिसके सपने जिसका प्यार तुमने छीन लिया। मेरा विवेक मुझसे छीन लिया। विवेक के नाम से चांदनी ये समझ गई थी कि ये नैना है, तो चांदनी ने उसका नाम पुकारा, नैना। हाँ, मैं नैना। और देख लिया तुमने विवेक से मेरा क्या रिश्ता है। इसलिए मेरी और विवेक की जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ ताकि हम सुकून से जी सकें। लेकिन नैना, वो मेरे पति हैं। चांदनी की बात पर नैना ने गुस्से से कहा, पति? हाँ, मत भूलो ये शादी विवेक का तुम पर सिर्फ एक एहसान है। भले ही तुम्हें अपनी वाइफ कहा हो, लेकिन प्यार तो मुझसे ही करता है और हमारे प्यार का सबूत तुम्हारे सामने है। लेकिन नैना, तुम ये सब क्यों कर रही हो? चांदनी ने कहा तो नैना गुस्से से बोली, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही सबके सामने मेरी और मेरी फैमिली की इतनी बेइज्जती हुई। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है नैना। चांदनी की बात पूरी नहीं हुई कि उससे पहले नैना बोली, अफसोस तो अब तुम्हें होगा जब इसकी उसकी कीमत तुम्हें अपने पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। नैना की बात सुनकर चांदनी डरते हुए बोली, नैना प्लीज परिवार को इसमें मत लेकर आओ। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चांदनी की बात पर नैना गुस्से से बोली, विवेक के साथ साथ इस परिवार ने भी मुझे बेइज्जत किया है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोचो, जब अगर मैंने इन पिक्चर्स इंटरनेट पर शेयर कर दी तो विवेक की कितनी बदनामी होगी और आहूजा खानदान की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नैना की बात पर चांदनी घबराते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। नैना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो फिर ठीक है, विवेक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ, वरना मुझे ये सब करने में टाइम नहीं लगेगा। और इसे मेरी वार्निंग समझना, क्योंकि तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। इतना बोलकर नैना ने फ़ोन काट दिया और घबराहट की वजह से चांदनी के हाथ से उसका फ़ोन छूट गया। विवेक चांदनी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ। अब उसे नैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सबसे ज़्यादा इस बात का कि उसने चांदनी को टारगेट किया। चांदनी रोते हुए बोली, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से यहाँ किसी को भी कोई परेशानी हो। विवेक अब सब कुछ समझ तो गया कि चांदनी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल आया तो वो बोला, नैना को तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? तो चांदनी ने अपना नामे सिर हिलाया, मुझे नहीं पता विवेक। अब यह भी सोच रहा है कि नैना ने उसी समय पिक्स क्यों भेजी जब चांदनी विवेक से मिलने वाली थी, और ये बात नैना को कैसे पता चली? क्या वहाँ घर में ऐसा कोई है
जो नैना की हेल्प कर रहा है। और इस बात का जवाब है गायत्री जी, क्योंकि जब बिहान ने विवेक और चांदनी को स्टडी में देखा था और घर में सब उन्हें बाहर घूमने जाने की बात कर रहे थे, तो गायत्री जी समझ गई थी कि चांदनी और विवेक में नजदीकियां बढ़ रही हैं। गायत्री जी चांदनी पर नजर रखने लगी और जिस दिन वो विवेक से मिलने वाली थी, उन्होंने ही नैना को फोन करके इस बारे में बताया। इसलिए वो रात को भी सिर्फ यही देखने के लिए जागी थी कि चांदनी ने नैना की बात मानी या नहीं। जब चांदनी उस रात अकेले घर आई, तो गायत्री जी समझ गई कि उसमें और विवेक के बीच में प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन विवेक या चांदनी को गायत्री जी के बारे में नहीं पता। विवेक अपनी सोच में था कि चांदनी ने धीरे से कहा, क्या आप अंदर चलें? यहाँ बहुत ठंड है। तो विवेक ने उसे देखा जो अपने हाथ बांधे खड़ी थी। क्योंकि उसे अब ठंड लग रही थी, तो वो दोनों अंदर आ गए। चांदनी जाकर सोफे पर लेट गई, तो विवेक बोला, तुम वहाँ क्यों सो रही हो? यहाँ आ जाओ। विवेक ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरी जगह बहुत अच्छे से पता है। चांदनी की बात पर विवेक बोला, क्या? और वो तुरंत चांदनी के पास आया और सोफे पर बैठ गया। तो चांदनी भी वहां से उठ गई। विवेक चांदनी को समझाते हुए बोला, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। और तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। लो, मैं अब अपने कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ। विवेक ने अपने कान को छूते हुए कहा। विवेक की बात पर चांदनी तपाक से बोली, तो क्या एक सॉरी से सब ठीक हो जाता है? क्या माफ करना इतना आसान है? चांदनी की बात पर विवेक अब थोड़ा नाराज हो गया और बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने भी तो मेरा दिल दुखाया था। मुझे कितना हर्ट हुआ था, ये बात मेरा दिल ही जानता है। और शायद तुम्हें यह बात तभी जान पाओगी जब तुम्हें प्यार होगा। इतना बोलकर विवेक चांदनी को देखने लगा, जो खामोश बैठी है। चांदनी जानती है उसने भी विवेक के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन चांदनी अब तक अपने और शिवेन पर लगे इल्जाम भूल नहीं पा रही है। देखिए, मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ सही नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को समझा सकूं। चांदनी की बात पर विवेक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मेरे बारे में भी जरूर सोचना। और ये कभी मत भूलना कि किसी के भी आने से हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा। विवेक की बात सुनकर चांदनी एकटक उसे देखने लगी, तो विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, याद रखना मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? यह बात सुनकर चांदनी ने बस हाँ कहा, तो विवेक वहां से चला गया। लेकिन चांदनी उसे अब कहाँ नींद आनी थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो विवेक की कई बातें घूम रही थी। चांदनी सोफे पर लेटी और सीलिंग को घूरने लगी। फिर उसने अचानक विवेक की तरफ देखा तो पाया वो चांदनी को ही देख रहा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर चांदनी झट से दूसरी तरफ पलट गई। विवेक ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद की, और कुछ ही पलों में उसे नींद भी आ गई। कुछ देर बाद चांदनी उस तरफ पलटकर विवेक को अपनी नम आंखों से देखने लगी और खुद से बोली, आपका दिल दुखाकर मुझे कितनी तकलीफ हुई थी मैं ही जानती हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से आप पर या परिवार पर कोई भी आँच आई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन सुबह चांदनी रोज की तरह उठी तो विवेक कमरे में नहीं था। तो उसे लगा वो जिम में होगा, लेकिन बालकनी का डोर बंद था। तो वो खुद से बोली, ये कहाँ गए? चांदनी उठकर बाथरूम चली गई और कुछ देर में रेडी होकर नीचे चली गई। मंदिर में हाथ जोड़कर वो फटाफट किचन की तरफ जाने लगी, तो देखा सेब बाहर अपना सिर पकड़े खड़े थे। तो चांदनी बोली, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? सेब बेचारा रोने जैसा मुंह बनाते हुए बोला, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और सर हमें अंदर ही नहीं आने दे रहे। चांदनी हैरानी से बोली, कौन से सर? उसकी बात पर सेब कुछ बोलता कि चांदनी ने किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी, तो वो अंदर चली गई और सेब भी उसके साथ अंदर आ गया। पूरा किचन फैला हुआ था और विवेक भी वहीं था। तो चांदनी विवेक पर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो विवेक बोला, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं खाना बना रहा हूँ? अच्छा, तो बताइए क्या बना रहे हैं? चांदनी ने अपने हाथ बांधे और पूछा। तो विवेक ने पहले चांदनी को देखा, फिर सेब को, और धीरे से सेब से बोला, वैसे हम बना क्या रहे हैं? बेचारा सेब घबराते हुए बोला, सर खाना हम नहीं आप बना रहे हैं, तो ये आपको ही पता होगा। सेब की बात पर चांदनी को हंसी आ गई, तो विवेक नाराज होते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? तो चांदनी बोली, हाँ तो जिस तरह आप प्याज काट रहे हैं किसी को भी हंसी आएगी। चांदनी की बात पर सेब भी मुंह दबाकर हंसने लगा, तो विवेक ने उसे घूर कर देखा। चांदनी ने सेब से कहा, आप बाहर जाइए, मैं देखती हूँ।
तो वो बाहर आ गया। सब नाश्ते के लिए भी आने लगे थे कि सेब को बाहर आते देख गायत्री जी बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है। उनकी बात पर बेचारा सिर नामे अपना सिर हिलाने लगा। तो गायत्री जी बोली, क्या हुआ? उनकी बात पर सेब ने बस किचन की तरफ इशारा किया तो सब वहीं जाने लगे। इधर चांदनी पहले तो अपना सिर पकड़कर खुद से बोली, इन्हें आज क्या हो गया है और किचन में काम करने की क्या जरूरत थी। फिर उसने विवेक को देखा जो बेचारा सब्जी काटने की कोशिश कर रहा था। अचानक विवेक के हाथ से वो सब्जी फिसलकर हवा में उड़ती हुई कहीं दूर गिरी और चांदनी जोर से हंसने लगी और उसे देख विवेक भी हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी और उन्हें देखकर गायत्री जी के साथ विकास जी और सतीश भी मुंह दबाकर हंसने लगे। विकास जी मुस्कुराते हुए अंदर आए और किचन की हालत देख चांदनी से बोले, बेटा लगता है आज नाश्ता नहीं मिलेगा। तो विवेक बड़े स्टाइल से बोला, डैड आज आपको कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। अच्छा तो बताओ हमें क्या बना रहे हो? विकास जी ने पूछा। तो विवेक को पता ही नहीं वो क्या बना रहा है। सतीश विवेक को छेड़ते हुए बोला, हाँ विवेक बता क्या बना रहा है। सतीश ने चांदनी को देखा जो तब से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। विवेक मस्ती से बोला, भाई यह एक स्पेशल डिश है, आप थोड़ा वेट करो। उसकी बात पर अब विकास जी और ज़्यादा हंसते हुए बोले, बेटा मुझे लगता है खाना पकाने के लिए गैस ऑन करनी पड़ती है। यह सुनकर सतीश गायत्री जी जोर से हंसने लगे। अब तो चांदनी खुद को रोक नहीं पाई और पेट पकड़कर हंसने लगी। तो विवेक गुस्से से बोला, यू तब से बता नहीं सकती थी, और वो उसके पीछे भागा। विवेक को गुस्सा करते देख चांदनी कान पकड़कर बोली, सॉरी सॉरी, और खुद भी भागती हुई वहां से जाने लगी और विकास जी के पीछे छुपते हुए बोली, पापा बचाइए। लेकिन विवेक ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से बोला, आज तो मेरे हाथ से नहीं बचने वाली। लेकिन चांदनी फिर उससे छूटने में कामयाब हो गई। विवेक और चांदनी को ऐसे मस्ती करते देख विकास जी मुस्कुराने लगे तो गायत्री जी ने सेब से कहा वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करे। इधर विवेक और चांदनी दोनों भागते हुए गार्डन में आ गए थे और चांदनी उसकी तो अब तक हंसी ही नहीं रुक पा रही थी और वो थक के किसी चेयर पर बैठ गई। फिर विवेक भी उसकी बगल में बैठ गया। वो दोनों जोर से सांस ले रहे थे और फिर एक दूसरे को देखकर दोबारा हंसने लगे। तुमने बताया क्यों नहीं? विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, मुझे लगा आपको पता होगा। मैं पहली बार किचन गया था, मुझे कुछ नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं। विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी खाना बनाने की? विवेक एक पल रुका फिर बोला, मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था। मुझे लगा अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। विवेक की बात पर चांदनी एकटक उसे देखने लगी और बोली, मैं खुश हूँ और आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर विवेक भी मुस्कुराया और फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर बैठे विकास जी विवेक को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो कुछ स्पेशल बना रहे थे। यह सुनकर चांदनी हंसने वाली थी कि उसने विवेक को देखा और अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई। तभी माधुरी वहां आती दिखी तो चांदनी जल्दी से उसके पास गई और काव्यांश को गोदी में ले लिया। चांदनी जो मन में मुस्कुरा रही थी उसे देख माधुरी बोली, क्या बात है मेरी भोली देवरानी, आज इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? तो चांदनी नामे सिर हिलाने लगी। माधुरी चेयर पर बैठी तो सतीश ने मस्ती से कहा, तुम्हें पता है आज विवेक ने सबके लिए खाना बनाया है। माधुरी आंखें बड़ी किए बोली, क्या? फिर चांदनी को देखकर बोली, क्या सच में देवर जी किचन में गए थे? तो चांदनी ने बस हाँ में सिर हिलाया। माधुरी ने सेब को देखा फिर विवेक को छेड़ते हुए मजाक में बोली, फिर तो आपने पूजा की थाली के साथ देवर जी का वेलकम किया होगा। विवेक ने पहले तो गुस्से से माधुरी को घूरा और फिर नामे अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगा। सतीश फिर माधुरी को सब बताने लगा और वो भी मुस्कुराते हुए कभी विवेक को तो कभी चांदनी को देखने लगी। भाई प्लीज, विवेक ने कहा तो माधुरी बोली, आप देवर जी को परेशान मत कीजिए। अब वो कुछ स्पेशल बना रहे थे तो अच्छी बात है। भले ही हमें कच्ची सब्जी क्यों ना खानी पड़े, हम खा लेंगे। क्यों देवर जी? माधुरी की बात पर सभी हंसने लगे और विवेक तो बस चांदनी को ही घूरता रहा जो अपना सिर झुकाए हंस रही थी। सबने ऐसे ही हंसी खुशी नाश्ता किया और फिर सब अपने काम पर चले गए। दिन के वक्त निखिल और नैना किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और निखिल बहुत गुस्से से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस और मेरे मैटर से दूरी रहो। नैना ने कहा तो उसके सामने बैठा निखिल और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर लोगे तुम? नैना ने कहा तो निखिल बोला,
भूलो मत, असली पिक्स अभी भी विवेक के पास है। अगर उसने कोई एक्शन लिया तो तुम और तुम्हारी फैमिली बुरी तरह फंसोगे। निखिल फिर बोला, एक बात समझ लो, विवेक भले ही शराफत दिखा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा। नैना गुस्से से उसे देखने लगी तो निखिल बोला, और एक बात, चांदनी को मैं बहन मानता हूँ, और अगर उसके साथ कुछ भी कुछ भी गलत हुआ तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विवेक बाद में कुछ करेगा उससे पहले मैं एक्शन लूँगा, और रॉकी के अलावा भी जो तुम्हारी डील्स हैं उन्हें भी मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊँगा। इतना बोलकर विवेक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नैना ने टेबल पर रखा गिलास गुस्से से उस तरफ फेंका और बोली, विवेक भले ही इस बार तुम जीत गए, लेकिन ये याद रखना, नैना ने हारना नहीं सीखा। आहूजा इंडस्ट्रीज, विवेक अपने केबिन में है और कुछ काम कर रहा है कि उसे सुबह की अपनी हरकत याद आ गई। फिर उसे चांदनी का हंसता चेहरा याद आया और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी वहाँ निखिल आया और विवेक को हंसता देखकर वो खुश होकर बोला, लगता है तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। विवेक मुस्कराया और उसने कहा, चांदनी को थोड़ा वक्त चाहिए और वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे पता है उसने मुझे माफ़ नहीं किया है। निखिल समझाते हुए बोला, विवेक, चांदनी ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है और उसे तुमसे कितनी उम्मीद थी। अब जब तूने उसके साथ ऐसा किया तो वो कहीं ना कहीं निराश हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो जल्दी ही मान जाएगी और तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। निखिल की बात पर विवेक ने हाँ कहा, लेकिन निखिल उसकी हालत समझ रहा है। विवेक, नैना को क्या करना है? मैंने उससे बात की तो है, लेकिन लगता नहीं वो सुधरने वालों में से है। निखिल की बात पर विवेक थोड़ा गुस्से से बोला, मैं जो नहीं चाहता वो बार बार उसी के लिए मजबूर करती है, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी और अब मुझे पता है क्या करना है। विवेक की बात पर निखिल मुस्कुराया और दोनों अपना काम करने लगे। दिन के वक्त बिला में चांदनी अपने कमरे में है और सुबह जो विवेक ने किया उसके बारे में सोचकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और वो खुद से बोली, ये भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। तभी गायत्री जी वहाँ आई और बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? यह सुनकर चांदनी हमेशा की तरह थोड़ा घबरा गई और डरते हुए धीरे से बोली, जी मम बैठिए। तो गायत्री जी उसके साथ सोफे पर बैठ गई। गायत्री जी ने प्यार से पूछा, कैसी हो बेटा? उनकी बात पर चांदनी हैरान तो थी, लेकिन उनका ऐसा कहना चांदनी को बहुत अच्छा लगा। तो वो बोली, मैं अच्छी हूँ आंटी। देखो बेटा, जो कुछ मैंने किया, गायत्री जी ने इतना ही कहा। तो चांदनी उनकी बात काटते हुए बोली, मम जो हो गया उसके लिए आप कुछ मत कहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। गायत्री जी मुस्कुराई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चांदनी, मैं तुम्हारी माँ को जानती थी और वो बहुत ही नेक दिल भी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ये सुनकर चांदनी उन्हें हैरानी से देखने लगी तो गायत्री जी ने उसे सब बताया। वो कब और किन हालातों में ईसा यानी चांदनी की माँ से मिली थी। अपनी माँ के बारे में जानकर चांदनी की आंखें नम हो गई थी। तो गायत्री जी बोली, बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वो बदलेगा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारी जैसी बेटी किस्मत से मिलती है। यह बात सुनकर चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे तो गायत्री जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, रोना नहीं, वरना मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। उनकी बात पर चांदनी रोते हुए नामे से हिलाते हुए बोली, नहीं माँ। चांदनी के मुंह से आज माँ सुनकर गायत्री जी भावुक हो गईं और उन्होंने झट से उसे अपने गले लगा लिया। उनके ऐसा करने से चांदनी और जोर से रोने लगी तो गायत्री जी प्यार से उसे सहलाने लगी। आज चांदनी के साथ साथ गायत्री जी के दिल में छुपा दर्द भी बाहर आया है। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में उतना ही सुकून था। बचपन से जिन माँ बाप के प्यार दुलार के लिए चांदनी तरस रही थी, आज उसे वो मिल गया है। विकास जी के रूप में पापा मिले और अब गायत्री जी से एक माँ का प्यार पाकर वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही। कुछ देर बाद चांदनी थोड़ी शांत हुई तो गायत्री जी उसके गाल को छूते हुए बोली, अब रोना नहीं, ठीक है? तो चांदनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और फिर गायत्री जी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। चांदनी को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच था या फिर उसका कोई सपना। उसने हाथ जोड़े और भगवान का शुक्रिया करते हुए बोली, आज मुझे सब मिल गया। अब मेरा घर है, परिवार है, मेरे माँ बाप हैं और सबसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार करने वाला भी है। ये सब सोचकर आज चांदनी फूली नहीं समा रही है और खुशी खुशी माधुरी के रूम में चली गई। उसने लड्डू को अपनी गोदी में लिया और मस्ती से उसके साथ खेलने में मगन हो गई। माधुरी उसे सुबह के लिए छेड़ते हुए बोली, आज तो देवर जी तुम्हारे लिए खाना बना रहे थे। तो चांदनी बेचारी शर्माते हुए बोली,
भाभी, मैंने नहीं कहा था उन्हें ऐसा करने के लिए, लेकिन माधुरी ने उसे सताना बंद नहीं किया और दोनों ऐसे ही मस्ती भरी बातें करती रहीं। शाम के वक्त चांदनी आज फिर पूल के पास बैठी आसमान को देखते हुए कुछ गुनगुना रही है, क्योंकि आज वो बहुत खुश है। गायत्री जी ने चांदनी को अपना लिया है, यह सोचकर भी वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही है। तभी वहाँ विवेक आया और उसने कुछ सामान टेबल पर रखा, फिर चांदनी को देखने लगा, जो बड़े सुकून से पूल के पास बैठी हुई थी। और आज तो वो गाना भी गा रही थी। विवेक भी खुशी से चांदनी के पास चला गया और उसके कदमों की आहट से चांदनी ने उस तरफ देखा तो विवेक उसके सामने बैठा था। आप कब आए? चांदनी की बात पर विवेक कुछ कहता कि वो मुस्कुराते हुए फिर बोली, कैसा था आपका दिन? चांदनी के ऐसा पूछने पर विवेक सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा था, लेकिन आज अचानक तुम्हें ये पूछने का ख्याल कैसे आया? चांदनी तपाक से बोली, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? उसकी इस बात पर विवेक मुस्कुराया और बोला, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, तुम्हारा हक है मुझ पर। यह बात सुनकर चांदनी शर्माने लगी। चांदनी को ऐसे शर्माते देख विवेक बोला, जब तुम ऐसे बिलस करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। अब तो चांदनी के गाल ही लाल हो गए और वो मनी मन मुस्कुराने लगी। चांदनी, विवेक ने उसका पूरा नाम पुकारा तो चांदनी ने उस तरफ देखा तो वो फिर बोला, चांदनी, जो हो गया सो हो गया, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? विवेक की बात पर चांदनी ने अपनी पलकें झुका लीं तो वो बोला, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ खुश होना चाहता हूँ। यह सुनकर चांदनी विवेक को देखने लगी तो वो बोला, तो क्या तुम वो खुशी मुझे दे सकती हो? उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसकी बात पर विवेक भी मुस्कुराया और कुछ देर में दोनों कमरे में आ गए। चांदनी नीचे जाने लगी तो विवेक ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ है? तो चांदनी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। विवेक ने चांदनी को एक सुंदर सा फ्लावर बुके थमाया और उसे देख चांदनी कुछ कहती कि विवेक बोला, तुम्हारे बर्थडे पर मैं कुछ लाया नहीं, तो ये छोटा सा गिफ्ट और सॉरी भी उस दिन के लिए। उन फूलों को प्यार से छूते हुए चांदनी बोली, ये बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। तो विवेक छूटते ही बोला, चाहो तो थैंक्स किसी और तरीके से बोल सकती हो। विवेक की बात सुनकर चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसे याद आया उस दिन बैंगल्स के लिए भी उसे विवेक को किस करना पड़ा था। चांदनी अपनी सोच में थी कि विवेक बोला, डरो मत, मैं मजाक कर रहा था। इतना बोलकर विवेक पलट कर जाने लगा कि चांदनी बोली, रुकिए। विवेक ये सुनकर हैरान हो गया और उसने पलट कर देखा तो चांदनी उसकी तरफ आ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा था कि चांदनी तुरंत उसके गले लग गई। विवेक ने भी झट से चांदनी को अपने सीने से लगा लिया, मानो वो कितने दिनों से इस एहसास के लिए तड़प रहा था और आज जाकर उसके दिल को आराम मिला है। चांदनी भी उसकी बाहों में खुद को छुपाकर बस उसकी धड़कनें सुनती रही। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। विवेक और चांदनी अब सबके साथ खुश है। भले ही चांदनी नैना की वजह से परेशान थी, लेकिन विवेक उसे हर तरह से खुश रखने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि चांदनी अब धीरे धीरे सब कुछ भुला रही है। दोनों ही शाम को पूल साइड बैठते और आसमान को देखते रहते। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश है। कुछ दिन बाद रोज की तरह चांदनी और विवेक पूल साइड बैठे बातें कर रहे हैं। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लग रहा है कि बारिश होगी। चांदनी जहाँ पूल में अपने पैर डाले इस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रही है, तो वहीं विवेक की नजरें चांदनी के चेहरे पर हैं। वैसे भी चांदनी जब खुश होती है या फिर मुस्कुराती है तो विवेक को वो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। और इस वक्त तो विवेक उसकी खूबसूरती को ही निहार रहा है। चांदनी के खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं, जिन्हें वो बार बार अपने चेहरे से हटा रही है, और उसके हाथों में भरी हुई चूड़ियां जो खनखन कर रही हैं। चांदनी के पैरों की एक पायल, क्योंकि दूसरी अब तक विवेक के पास है। विवेक ने चांदनी को वो पायल अब तक वापस नहीं दी है, क्योंकि वो दिखाकर विवेक चांदनी को पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहता है। चांदनी अपनी मस्ती में थी कि विवेक ने कहा, एक बात पूछे? तो चांदनी चहकती हुई बोली, हाँ पूछिए। अगर नैना उस दिन तुम्हें कॉल नहीं करती तो तुम मुझे क्या जवाब देती? विवेक की बात सुनकर चांदनी के कान खड़े हो गए और वो हिचकते हुए बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चांदनी ने मासूम बनते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। विवेक की बात पर चांदनी ने मुस्कुराते हुए नामे से हिलाया और कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता,
आप किस बारे में बोल रहे हैं? विवेक ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टेल मी। उसकी बात पर चांदनी उसे छेड़ते हुए बोली, अगर मैं ना बताऊं तो? इतना बोलकर चांदनी उसे धक्का देकर फटाफट उठकर रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। विवेक भी उसके पास गया और उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग की साइड रखकर उसे अपने बीच में ट्रैप कर लिया और कहा, बता दो मुझे। लेकिन चांदनी उसे सताने के लिए फिर नामे से रिलाने लगी। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, विवेक ने कहा और उसके करीब जाने लगा। चांदनी उसे फिर धक्का देकर जाने लगी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चांदनी ने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा, जाने दीजिए ना। तो विवेक ने उसे अपनी तरफ खींचा और चांदनी उसके सीने से लग गई। चांदनी के हाथ विवेक के सीने पर थे और अगले ही पल विवेक ने उसकी कमर में अपने हाथ कस दिए। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता तुम कहीं नहीं जा सकती, विवेक ने कहा। तो चांदनी डरते हुए बोली, देखिए मैं। विवेक उसकी बात काटते हुए बोला, क्या करोगी तुम? यह सुनकर चांदनी कुछ सोचने का नाटक करने लगी कि विवेक मस्ती से बोला, अब यह मत कहना कि तुम डैड से मेरी शिकायत करोगी। चांदनी ने हाँ में से रिलाया तो विवेक शरारत से बोला, हाँ बात तो सही है, लेकिन कहोगी क्या? चांदनी फिर सोचने लगी कि विवेक बोला, क्या यह कहोगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे करीब आया था? विवेक की बात सुनकर चांदनी की आंखें बड़ी और गाल शर्म से लाल हो गए। उसे ऐसे बिलस करते देख विवेक मुस्कुराया और बोला, जल्दी बताओ वरना आज तुम ऐसे ही रहने वाली हो। अब चांदनी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय विवेक की बात का जवाब देने के अलावा। तो वो धीरे से बोली, हाँ। उसने इतना ही कहा तो विवेक ने पूछा, क्या कहा तुमने? चांदनी फिर उसे छेड़ते हुए मस्ती से बोली, क्या सुना आपने? विवेक कुछ कहता कि चांदनी फिर बोली, मैंने कहा मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। यह सुनकर विवेक ने अपनी आई रोल की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बहुत मजा आ रहा है ना मुझे सताने में? तो चांदनी अपने दांतों के बीच होठों को दबाकर हंसने लगी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई तो चांदनी विवेक को हल्का सा धक्का देते हुए उससे दूर चली गई और उसके ऐसा करने से विवेक थोड़ा नाराज हो गया क्योंकि चांदनी तब से उसे सता रही थी। चांदनी दूर जाकर पानी की बूंदों को हाथ में लेकर उससे खेलने लगी और फिर उसने अपनी आंखें बंद की, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। बारिश में भीगती हुई चांदनी विवेक को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। भीगी हुई साड़ी में उसकी कमर और सीना हल्का सा दिखाई दे रहा था तो उसके भीगे बाल उसकी गोरी पीठ पर लहरा रहे थे। विवेक चांदनी को इंटेंस नजरों से देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और चांदनी वो इस सब से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बारिश का मजा ले रही थी। विवेक ने बिना वक्त गवाए चांदनी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके अचानक ऐसा करने से चांदनी ने डरकर अपनी आंखें खोली तो देखा विवेक उसके बेहद करीब था। इस समय वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था क्योंकि बारिश की वजह से उसकी शर्ट ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी जिसमें उसके मसल्स और चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था जो चांदनी के चेहरे पर गिर रहा था। विवेक अपनी डीप वॉइस में बोला, लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर चांदनी पहले तो बहुत ज्यादा शर्माने लगी, फिर कुछ पल बाद विवेक की आंखों में देखते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चांदनी का इजहार सुनकर विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चांदनी फिर बोली, हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यह बात सुनकर विवेक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसने अपने हाथों में चांदनी का चेहरा भरकर उसके माथे को चूम लिया। चांदनी ने अपनी पलकें झुका ली और विवेक की शर्ट को कसके पकड़ लिया। विवेक चांदनी को किस करने के लिए झुका कि उसने विवेक को हल्का धक्का दिया और भागती हुई दूसरी तरफ चली गई। चांदनी किसी बाल से लगकर खड़ी हो गई, फिर अपने दिल पर हाथ रखा जो बहुत जोर से धड़क रहा था। वो अपनी बढ़ती धड़कनों को संभाल ही रही थी कि उसके सामने विवेक आकर खड़ा हो गया। विवेक ने चांदनी के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम ऐसे ही डरोगी तो हम प्यार कैसे करेंगे? यह बोलकर उसने फिर एक बार चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके बेहद करीब जाते हुए उसकी तरफ झुकने लगा तो चांदनी के दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगी। विवेक ने अपने थंब से चांदनी के कांपते होठों को छुआ और फिर एक नज़र उसके चेहरे को देखा। इसमें शर्म और घबराहट के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। चांदनी की गर्म सांसें विवेक अपने होठों पर महसूस कर रहा था और वो हर पल में चांदनी के और करीब आने पर मजबूर हो रहा था। विवेक धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, यह महसूस करके चांदनी की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। दोनों बेहद करीब थे
और उनकी सांसें आपस में घुलने लगी थी। अब विवेक के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल विवेक ने भी अपनी आंखें बंद की और बड़ी ही शिद्दत से चांदनी के होठों को चूम लिया। चांदनी के होंठ विवेक के होंठ से छूते ही चांदनी की पूरी बॉडी में हलचल सी होने लगी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। इसके ठीक उल्टा विवेक तो बस आंखें बंद किए चांदनी को किस किए जा रहा था, जैसे चांदनी के होंठ को छोड़ पाना उसके बस में ना हो। और वो लगातार चांदनी को पैशनेटली किस कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद विवेक चांदनी से अलग हुआ और अपने माथे से चांदनी का माथा जोड़ लिया। दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं और दोनों बहुत तेज सांसें ले रहे थे। जहाँ विवेक की नजरें अभी भी चांदनी के कांपते होठों पर थीं, तो वहीं चांदनी बस अपनी पलकें झुकाए शर्म से पानी पानी हो रही थी। लुक एट मी, विवेक ने कहा तो चांदनी ने वैसे ही नामे अपना सिर हिलाया, तो विवेक ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। विवेक की बाहों की गर्मी पाकर चांदनी भी उसमें सिमट रही थी और विवेक उसके बाल सहला रहा था। कुछ देर बाद जब विवेक ने चांदनी पर अपनी पकड़ ढीली की, तो चांदनी बिना उसे देखे फौरन भागते हुए बाथरूम चली गई। उसने सबसे पहले अपने होठों को छुआ और अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसे सोचकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगी। भर विवेक अभी भी बालकनी में ही खड़ा है और चांदनी के बारे में सोच रहा है। चांदनी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, यह सोचकर विवेक बहुत खुश हो रहा था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। चांदनी शर्माते हुए अपने बाल कान के पीछे टक करते हुए बाहर आई और बिना विवेक को देखे जा रही थी कि विवेक उसकी तरफ भागने लगा, तो डर से चांदनी भागती हुई नीचे चली गई। डिनर के टाइम सब खाने पर आए, लेकिन चांदनी उसके दिमाग में तो बस विवेक की हरकत ही घूम रही थी। अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर वो बहुत ज़्यादा बिलस कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने बैठे विवेक पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रहा था। और चांदनी को देखते हुए उसने अपने थंब से अपने लोअर लिप को टच किया, तो चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं। चांदनी ने अपने आसपास देखा तो सब खाने में बिजी थे, तो उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाने लगी। लेकिन उसे अभी भी विवेक की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थीं, जिसकी वजह से वो बहुत नर्वस हो रही थी। माधुरी चांदनी को देख बोली, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तो चांदनी ने नामे सिर हिलाया, कुछ नहीं भाभी। अब चांदनी माधुरी को क्या ही समझाती, वो क्यों इतना घबरा रही है। बेचारी चांदनी की विवेक के सामने हालत खराब हो रही थी, लेकिन विवेक भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी चांदनी को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। खाने के बाद सब अपने रूम्स में चले गए, लेकिन चांदनी अभी भी वहीं डाइनिंग चेयर पर बैठी थी कि विवेक फिर उसके पास आया और बोला, अब क्या तुम्हें गोद में उठाकर ले चलूं? यह बात सुनकर चांदनी ने नामे सिर हिलाया और दोनों कमरे में आ गए। चांदनी तुरंत जाकर बैठ के एक कोने में दुबक गई और विवेक उसे देख मुस्कुराया। फिर वो भी उसकी बगल में उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। जब कुछ देर बाद विवेक ने चांदनी की कोई हलचल महसूस नहीं की, तो वो समझ गया कि चांदनी सो चुकी है। विवेक ने उसे अपनी तरफ पलटा और कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा। उन दोनों की फर्स्ट किस के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वो चांदनी के गाल पर हाथ फेरने लगा और कुछ ही पलों में उसे भी नींद आ गई। अगले दिन चांदनी की नींद खुली तो उसने खुद को विवेक की बाहों में पाया और कल के बारे में याद करके उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो उठकर बाथरूम चली गई और फिर कुछ देर में बाहर आकर मिरर के पास रेडी होने लगी। आईने में खुद को देखकर वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। फिर उसने एक नज़र विवेक को देखा, जो अभी भी सोया था। चांदनी बिना उसे जगाए मुस्कुराते हुए नीचे किचन में चली गई। ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया था और सब नाश्ते के लिए आ गए, लेकिन चांदनी, वो तो बस विवेक की नज़रों से बचने की कोशिश कर रही थी और विवेक ने भी चांदनी की हालत देखते हुए उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया। नाश्ते के बाद विकास और गायत्री जी साथ में कहीं बाहर चले गए, तो सतीश और विवेक ऑफिस चले गए। ध्यान आजकल अपने कॉलेज के असाइनमेंट में बिजी है, क्योंकि माई ने उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करे। आहूजा इंडस्ट्रीज, दिन के वक्त विवेक अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में तो चांदनी का ही ख्याल आ रहा है और वो बिना बात के स्माइल किए जा रहा है। विवेक के सामने बैठा रजत भी हैरान है कि आज सर को क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और जब रजत से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने विवेक से पूछ ही लिया, आप ठीक तो है ना? रजत की बात पर विवेक को होश आया, तो वो हैरानी में बोला, वाट? तो रजत कहते हुए बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विवेक सवालिया नज़रों से रजत को देखने लगा, तो वो बोला,
आज आप इतना स्माइल कर रहे हैं तो मैंने सोचा कहीं आपकी। विवेक रजत की बात काटते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, आई थिंक तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझ पर नहीं। सॉरी सर, रजत ने डरते हुए कहा और अपना काम करने लगा। तो विवेक खुद से बोला, ये लड़की मुझे चैन से काम भी नहीं करने दे रही है। और इतना सोचकर वो फिर से चांदनी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगा। रजत फिर विवेक को ऐसा करते देख पहले तो हैरान हुआ, लेकिन इस बार बिना कुछ कहे अपना काम करने लगा, क्योंकि अब फिर से वो विवेक से डांट नहीं खाना चाहता था। दिन के वक्त विला में चांदनी माधुरी के कमरे में आए और खुद में मुस्कुरा रही है। तो माधुरी बोली, तुम किस बात पर इतना शर्मा रही हो? यह सुनकर चांदनी हिचकते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। माधुरी चांदनी को घूरते हुए बोली, कुछ तो बात है, बताओ मुझे। तो चांदनी धीरे से बोली, वो भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ तो पूछो, माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चांदनी बड़ी मासूमियत से बोली, भाभी, जब आपको भैया से प्यार हुआ था तो आपको कैसा लगा था? चांदनी की बात पर पहले तो माधुरी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी और फिर चांदनी के मासूम चेहरे को देख बोली, लेकिन ये तुम्हें क्यों जानना है? चांदनी हिचकते हुए बोली, बस ऐसे ही भाभी। लेकिन माधुरी सब समझ रही थी कि चांदनी विवेक की ही बात कर रही थी। माधुरी चांदनी को छेड़ते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें देवर जी से प्यार? यह सुनकर तो चांदनी के गाल लाल हो गए और वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। चांदनी की बात सुनकर माधुरी छूटते ही बोली, क्यों, तुम देवर जी से प्यार नहीं करती क्या? उसकी बात सुनकर चांदनी शर्माने लगी। तो माधुरी फिर बोली, इसमें शर्माना कैसा? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और एक दूसरे से प्यार तो करोगे ही। चांदनी मुस्कुराई तो माधुरी बोली, चांदनी, दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है कि कोई हमसे प्यार करता है। ये बात सुनकर चांदनी माधुरी को एकटक देखने लगी, क्योंकि ये सच है और चांदनी भी बिल्कुल ऐसा ही फील करती है जब से उसे विवेक से प्यार हुआ है। माधुरी फिर बोली, पता है चांदनी, मेरी जिंदगी ही बदल गई इनका साथ पाकर। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा मेरा साथ दिया, चाहे वो कोई भी पल क्यों ना हो, यह हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे। चांदनी कुछ कहती कि माधुरी फिर बोली, अब देखो, हमारे प्यार की निशानी भी हमारे पास है। उसने काव्यांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्यार की निशानी? चांदनी ने हैरानी से कहा। तो माधुरी बोली, हाँ, हमारा काव्यांश। यह सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। माधुरी की बात सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई। फिर विवेक के बारे में सोचते हुए खुद से बोली, हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे पास तो प्यार की निशानी नहीं है। काव्यांश को देखकर चांदनी फिर से मन में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने झूठ कहा था, क्योंकि अगर ये मुझसे प्यार करते तो मेरे पास भी लड्डू होता। चांदनी अपने ख्यालों में थी कि माधुरी बोली, कहाँ खो गई तुम? तो चांदनी मासूमियत से बोली, लेकिन भाभी, हमारे पास तो प्यार की निशानी है ही नहीं। माधुरी चांदनी के मासूम सवाल पर मुस्कुराते हुए बोली, ये बात देवर जी से कहना, तुम्हारी ख्वाहिश वो ही पूरी कर सकते हैं। चांदनी कुछ कहती कि तभी सतीश वहां आया और माधुरी उसे देखकर हैरानी से बोली, आप जल्दी आ गए? हाँ, आज मीटिंग थी और ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं था, तो सोचा क्यों ना हम दोनों एक ड्राइव पर चलें। सतीश की बात पर माधुरी की आंखें चमकने लगीं और वो खुशी से चहकने लगी कि उसे याद आया। तो वो उदास होकर बोली, लेकिन काव्यांश? इस बात पर सतीश कुछ बोलता कि उससे पहले चांदनी ने कहा, भाभी, आप लोग जाओ, मैं लड्डू को संभाल लूंगी। चांदनी की बात सुनकर माधुरी और सतीश दोनों मुस्कुराने लगे। तो चांदनी बच्चे के साथ अपने कमरे में आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।